बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस का ग्रेड 12 का लेक्चर नंबर 10 जो कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उस इन सी प्लस प्लस उसके 9वें हफ्ते का हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर नंबर 3 के दूसरे हफ्ते का हिस्सा पढ़ रहे हैं, यानी टोटल हमारे आज 9th वीक है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को शुरू किए हुए आज 2nd वीक है। तो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो टॉपिक्स, वो हमारे पास सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यानी कांस्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं, इसको ब्रीफली पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स, यानी हमारे पास जो वेरिएबल के नाम चुनना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है कि ये नाम रखें, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स मौजूद हैं उसको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्वालिफायर है कॉन्स्ट, वो कैसे इस्तेमाल होता है, उसका काम क्या है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिर में है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है किसी प्रोग्राम के अंदर, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हमारे पास कांस्टेंट्स को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कांस्टेंट्स का मतलब मुस्तकिल, मुस्तकिल का मतलब जो चीज़ तब्दील ना हो, जो बदले नहीं। यहाँ पे भी वही मान ही लिया जाएगा, यानी हमारे पास वो वैल्यू जो कि चेंज ही नहीं होती, जो कि तब्दील ही नहीं होती प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। जब प्रोग्राम चल रहा हो तो ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू 5 थी वो थोड़ी देर बाद 10 बन जाएगी। 5 हमेशा 5 रहेगा, 10 हमेशा 10 रहेगा। ऐसे वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता। ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये कोई करैक्टर भी हो सकता है, करैक्टर स्ट्रिंग भी हो सकता है। हमारे पास कोई नंबर जाहिर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया 47, ये एक नंबर है जो कि हमेशा 47 रहेगा, ये 47 से 49 नहीं बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि 47 लिखा हुआ है और हम ये बोलें कि ये 49 है। सो 47 हमेशा 47 रहेगा। इसी तरह 4.56 एक और नंबर है, ये हमेशा 4.56 रहेगा। और इसके साथ एक कैरेक्टर है f, जिसको सिंगल कोटेशन मार्क में बंद किया गया है, ये कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। जब इसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप इसके देखें, कैरेक्टर स्ट्रिंग है। कैरेक्टर स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हो और उसको डबल कोटेशन मार्क में बंद किया जाता है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर मौजूद हैं और इसको डबल कोटेशन मार्क में बंद किया गया, ये भी कैरेक्टर स्ट्रिंग है। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कांस्टेंट्स की, कि हम कांस्टेंट्स किन को कहते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल असल में एक नाम है किसी मेमोरी लोकेशन का, किसी एक जगह का, मेमोरी के एक ख़ास जगह का। हमारे पास मेमोरी होती है रैम, इसमें कोई जगह का नाम रख लेना, हम कहते हैं इसको वेरिएबल। उस जगह में क्या करना होता है, हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल का काम है किसी डेटा को स्टोर करना, किसी वैल्यूज़ को स्टोर करना, और वो वैल्यूज़, वो डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। और याद रखें, वेरिएबल का मतलब मीन्स वेरिएशन, चेंज। तो वेरिएबल का मतलब ये हो गया, वेरिएबल जो होता है वो चेंज हो सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान।
यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो पहली लाइन में, प्रोग्राम की पहली लाइन में 5 है, तो हो सकता है प्रोग्राम की 5वीं लाइन में 10 बन जाए, इसी तरह आगे जाके 15 बन जाए। तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है वेरिएबल के अंदर। हमारे पास कोई एग्जांपल्स अगर हम वेरिएबल के नाम्स लें, नेम लें, तो हमारे पास वो a है, num है, x5 है, इस तरह के बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं वेरिएबल के। अब इन वेरिएबल्स को हमने कैसे चूज़ करना होता है, चुनना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, कैसे उसका नाम लेना होता है, इसके लिए आगे हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। उस रूल्स में हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे हम उसको नाम देते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात थी कि कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो फिक्स रहती हैं, जो कि चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन का नेम है जिसमें वैल्यू पड़ी होती है और वो वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स रहे। वो एक प्रोग्राम के अंदर कहीं बार चेंज हो सकती है, 10 बार, 100 बार, जितनी बार आप चाहें उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रूल्स। हमारे पास किसी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, उसका नाम डिक्लेयर स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उस रूल के तहत हम वो नाम रख सकते हैं। उस रूल्स की वायलेशन हम करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ जो लैंग्वेज है हमारे पास, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो रूल्स क्या हैं, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर। यानी इसकी एग्जांपल क्या है, अल्फ़ाबेट x5, जैसे पीछे हमने एक मिसाल पढ़ी x5। x5 हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन 5x ये हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास शुरू में जो इनवैलिड वेरिएबल नेम 5x मैंने बताया, उसके शुरू में हमारे पास 5 आ गया, जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम अंडरस्कोर x भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर a, अंडरस्कोर p, अंडरस्कोर d, ये सारे हमारे पास वैलिड वेरिएबल हैं। शुरू में अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, इन दोनों का आना लाजमी है। कोई अल्फ़ाबेट हो शुरू, वेरिएबल के नाम जो शुरू होता है जहाँ से, तो उसका नाम में या तो अल्फ़ाबेट आए या कोई अंडरस्कोर है, हम डिजिट्स नहीं दे सकते। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं, देखिए हमने पीछे बोला x5, इसी तरह हम सम, SUM सम भी कह सकते हैं, NUM नम भी कह सकते हैं, ये भी वेरिएबल नेम है। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, नम में कैरेक्टर्स मौजूद हैं NUM, ये x5 में एक कैरेक्टर है, दूसरा डिजिट है। इसके क्या तरीक़ाकार है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अंडरस्कोर है ये अलाउ है, यानी आप किसी वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो दरमियान में आए, चाहे वो पहले आए, चाहे वो लास्ट में आए। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, लेकिन ये हमारे पास वेरिएबल का पहला कैरेक्टर नहीं होगा। वेरिएबल का नाम इससे शुरू नहीं हो सकता, किसी डिजिट से शुरू नहीं होता, लेकिन इंक्लूड हो सकता है। जैसे x5 मैंने कहा, x9 भी कह सकते हैं, a2 भी कह सकते हैं, a5 भी कह सकते हैं, ये सारे वैलिड वेरिएबल हैं। अपर केस लेटर में a से लेकर z तक, यानी आप कैपिटल A5, A6, कैपिटल A B, कैपिटल A, कैपिटल B, ये हमारे पास AB एक वैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरह लोअर केस लेटर में हमारे पास स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक अलाउड है। ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो कि वेरिएबल नेम्स में अलाउड हैं। याद रखें अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। अपर केस लेटर जिसको हम आसान अल्फाज में बड़ी ABC कहते हैं, और लोअर केस लेटर जिसको हम छोटी ABC कहते हैं, स्मॉल लेटर्स में जो ABC लिखी जाती है, और अपर केस जो
कैपिटल ABC लिखी जाती है। सो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपिटल A और स्मॉल a ये एक ही है, नहीं। कैपिटल A एक अलग वेरिएबल, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होगा, और स्मॉल a एक अलग से मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया है, कैपिटल में हमने लिखा हुआ है सम, SUM सम। अब आप देख सकते हैं जो स्मॉल सम है SUM सम, ये कैपिटल सम से डिफरेंट होगा। यानी SUM कैपिटल जो है वो एक अलग से मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल सम SUM, स्मॉल लेटर में जो SUM है वो एक अलग मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जो अंडरस्कोर है वो नॉर्मली शुरू में तो आप लगा सकते हैं, अलाउड है, लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल है वो ज़्यादातर आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके पास स्पेस अलाउड नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम, तो आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं ताकि किसी वेरिएबल के नाम को अच्छी तरह रीड कर सकें और समझ सकें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है माई पेन। अब MYPEN माई पेन आपने यूज़ किया, लेकिन इसको अच्छी तरह समझना मुश्किल है। मी पेन बन सकता है, कुछ और रीड होगा, कुछ भी गलत प्रोनाउंस हो सकता है, समझ सकता है बंदा। इससे बेहतर समझने के लिए माई अंडरस्कोर पेन, जो कि ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह रीड किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास स्पेशल सिंबल्स, हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं आपके कंप्यूटर की टाइपिंग में। जब आप कीबोर्ड की तरफ देखें तो आपको नज़र आएंगे डॉलर का साइन, @ का, परसेंट का, हैश का, ये सारे हमारे पास ऐसे सिंबल्स हैं जो कि स्पेशल हैं, ये अलाउड नहीं है। आप किसी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते कि $, या आप लिख दें माई पेन, माई अंडरस्कोर पेन और लास्ट में डॉलर लगा दें, नहीं, या परसेंट लगा दें, नहीं, ये अलाउड ही नहीं है। इन स्पेशल सिंबल्स को आप लिख ही नहीं सकते, इनवैलिड कहलाएगा वेरिएबल नहीं, और कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने पीछे भी कह दिया कि ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह, जैसे मैं कह सकता हूँ माई पेन में माई और पेन के दरमियान में स्पेस छोड़ दूँ, ये अलाउड नहीं है। इसी तरह इनके दरमियान में कॉमा लगा दूँ, ये भी अलाउड नहीं है। इसीलिए मैंने पीछे कहा कि अंडरस्कोर लगाना ज़्यादा बेहतर है, इससे रीडेबिलिटी अच्छी होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है और लास्ट आपका इस रूल्स में है वो है रिजर्व वर्ड्स। हमने पिछले लेक्चर में रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स हैं, वो अल्फाज हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिसके ख़ास काम है, ख़ास मानी रखा गया है, और वो वही फंक्शन, वही पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। जैसे हमने पढ़ा था इफ़, IF इफ़। अब अगर हम देखें वेरिएबल के तौर पे तो IF दोनों करेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वैलिड है वेरिएबल नेम, लेकिन जब हम देखते हैं इसकी तरफ कि वो रिजर्व वर्ड है तो फिर ये अलाउड नहीं है। रिजर्व वर्ड हमारे पास एज अ वेरिएबल नेम C++ में अलाउड नहीं। सो इसीलिए हम रिजर्व वर्ड्स को, जो हमारे पास एक टेबल भी मैंने बताई थी कंप्यूटर के बुक में, चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है आपके पास, मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि वो पेज नंबर पे मौजूद है, उसको आप देखें तो वो तमाम जितने भी हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं C++ के, वो किसी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। ये तो थी हमारे पास रूल्स कि किसी भी वेरिएबल नेम को क्यों, किस तरह सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको स्पेसिफाई किया जाता है, कैसे उसको एक नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं C++ की डेटा टाइप्स। हमारे पास, याद रखें, प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें कोई डेटा भी होगा, उस डेटा पे हम कोई प्रोसेस करेंगे, कोई काम करेंगे, और फिर वो प्रोसेस होने के बाद हमें कोई आउटपुट देगा।
ये डेटा टाइप्स होती हैं। अब उसकी डिफरेंट डेटा की टाइप्स हैं। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा हम डालते हैं। डेटा टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जो भी आप डेटा टाइप्स आप पढ़ेंगे देखेंगे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग होगी, कितनी वो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। याद रखें C++ का प्रोग्राम जब आप लिख रहे होते हैं तो उससे पहले आपको बताना पड़ता है कि जो मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। यानी मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल num यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें कौन सा डेटा आएगा? क्या फ्रैक्शनल पार्ट वाला 4.5 6.5 इस तरह का डेटा आएगा? क्या इसमें कोई करेक्टर आएगा जैसे a है z है उसको सिंगल कोटेशन मार्क में, क्या वो बीच में डाला जाएगा? क्या कोई नंबर है 50 60 जो कि होल नंबर है, क्या उसको डाला जाएगा? इस तरह आपको पहले ही बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का डेटा डालेगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कितनी डेटा की टाइप्स हैं। सो हमारे पास जो डेटा की टाइप्स हैं जिसको मेनली कैटेगराइज किया गया है 3 C++ की प्रोग्रामिंग। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को मुख्तलिफ तरीके से बताया गया है। C++ का जो हमारे पास डेटा टाइप है वो हमारे पास सबसे पहले है इंटीजर, उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट और थर्ड है हमारे पास कैरेक्टर। ये 3 हमारे पास टाइप्स हैं डेटा की, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इन 3 में डिफरेंट जो टाइप्स हैं तीनों में वो डिफरेंट स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उसकी रेंज भी कुछ है, उसके लिखने का तरीका, यह भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीजर, ये न्यूमेरिक वेरिएबल को यूज करता है और स्टोर करता है होल नंबर्स को। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, जैसे -3 0 43 +3 4 5, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है कोई नंबर होल नंबर या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने दोनों एग्जांपल में बताए हुए हैं कि -3 या +3 4 5 ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल हिस्सा ना हो, ये काउंटेबल हो, काउंटेड हो। जैसे हमारे पास किसी क्लास में हम कह सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं 50, तो ऐसे नहीं हो सकता कि 50.5 स्टूडेंट्स हैं, 50.6 हैं, या मैं कह दूँ 20.7, नहीं। सो वो 20 होंगे, तो उस ऐसी जगह में हमारे पास इंटीजर को यूज़ किया जाता है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो इंट है, INT। यहाँ पे छोटा इसको INT को स्मॉल लेटर में लिखने का मकसद है कि आपको पता लगे कि हमारे पास जितना भी लिखाई होगी, जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगी, चाहे रिजर्व वर्ड है चाहे कोई भी, हमारे पास वो शॉर्ट यानी स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें स्टोर नहीं हो सकता, यानी आप 4.34 है, 5.9 है, 6.2 है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें पॉइंट आ गया है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है, ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। इसमें पहले कॉलम का जो लेबल है, हेडिंग है, वो है इंटीजर टाइप, कि किस टाइप के इंटीजर, फिर वो नंबर ऑफ बाइट्स कितने लेता है, मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, और फिर उसका नंबर का रेंज क्या है, कितने से कितना नंबर वो स्टोर कर सकता है। सबसे पहले है इंट, INT इंट, ये 4 बाइट्स लेता है, ये 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। जैसे हम इंट a लिखेंगे, इसका मतलब है कि a एक वेरिएबल है जिसमें डेटा जो स्टोर हो सकता है वो इंटीजर होगा और वो 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन मेमोरी में लेगा, और उसमें हम नंबर कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं। यानी मैं लिख दूँ a = -2147
483648 से लेकर 2147483647 तक नंबर आ सकता है। यानी ऐसा नहीं आ सकता कि 2247483647 आ जाए, क्यों? क्योंकि वो रेंज से बाहर हो रहा है। इसी तरह अनसाइंड इंट, ये भी 4 बाइट लेता है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स आप नहीं डाल सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अनसाइंड इंट ए और फिर ए में आप डाल दें -3, नहीं, क्योंकि वो इसकी रेंज में नहीं आता, और मेमोरी में जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो 4 बाइट ऑक्युपाई करता है। इसी तरह शॉर्ट इंट है, जो कि 2 बाइट्स का है। जब आपको छोटा नंबर स्टोर करना है, ज़्यादा प्रोग्राम में ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेमोरी लोकेशन में स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा। उसका फ़ायदा ये होता है हल्का होगा। जितना आपका स्पेस कम होती है पूरे प्रोग्राम की, उतनी ही आपकी सॉफ्टवेयर हल्का होता है और उतना हैवी नहीं होता, और वो लाइट होने की वजह से क्या होता है, अच्छी तरह रन हो सकता है। इसकी जो रेंज है शॉर्ट इंट की वो है -32768 से लेकर 32767 तक। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि शॉर्ट इंट में लिख दें शॉर्ट इंट ए, एक वेरिएबल का नाम जो कि शॉर्ट इंट डेटा टाइप है, वो शॉर्ट इंटीजर के नंबर्स को स्टोर करेगा, और उसमें आप लिख दें 33767। ऐसे नहीं हो सकता, ये इनवैलिड होगा, क्योंकि रेंज से आउट हो रहा है। इसी रेंज के अंदर की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा के लिए आपको अनसाइंड इंट है, और अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स हैं तो फिर इंट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट इंट है, 2 बाइट्स हैं, 0 से लेकर 65535 तक। इसकी भी रेंज यहाँ पे मेंशन है कि आप 65535 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, और नेगेटिव भी नहीं ले सकते। इसी तरह लॉन्ग इंट है, जो कि थोड़ा और भी बड़ा नंबर। हमारे पास लॉन्ग इंट 4 बाइट्स लेता है, -2147483648 से लेकर 214748367 तक। और इसी तरह लास्ट में है अनसाइंड लॉन्ग इंट, जो कि 4 बाइट्स लेता है, लेकिन वो 0 से लेकर 4294967295 इसकी रेंज है। इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। ये हमारे पास इंटीजर की रेंज थी, डिफरेंट उसकी टाइप्स थी, और वो कितनी मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जब इसका डिफाइन कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो स्टोर करता है नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो। ये मेनली उसी काम के लिए यूज़ होता है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, उस नंबर को ये स्टोर करता है। जैसे हमारे -3.4, 1.4, 455, 0.56, ये सारे हमारे पास इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें फ्रैक्शनल हिस्सा आ रहा है। इसको स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट का जो हमारे पास डेटा टाइप है वो यूज़ होती है। इन्हीं नंबर्स को हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो फ्लोटिंग पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म है वो है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। हम प्रोग्राम में फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिखते, हम फ्लोट लिखते हैं। हम प्रोग्राम में इंटीजर नहीं लिखते, इंट लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उस टेबल में हमारे पास आप देख सकते हैं फ्लोट की टाइप्स, नंबर ऑफ बाइट्स और रेंज। फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, और उसकी रेंज है -3.4 पावर -38 से लेकर 3.4 पावर 38 तक। यानी एक बहुत बड़ी रेंज है, और ये 6 डिजिट्स तक प्रिसीजन देता है। यानी पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट्स तक आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन देगा। इसी तरह डबल जो है वो है 8 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, वो -1.7 पावर -308 से लेकर 1.7 पावर 308। जब नंबर बहुत बड़ा हो तो हम फ्लोट और डबल को यूज़ करते हैं। जब नंबर हमारे पास छोटा हो तो हमारे पास ज़रूरत नहीं है इनको। अगर वो नंबर याद रखें इंटीजर है जैसे 4, तो अगर वो फ्लोट में स्टोर होगा तो वो 4.0 के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसकी रेंज क्या है, यहाँ तक हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर।
हमने इंटीजर को पढ़ लिया, हमने फ्लोट को पढ़ लिया, लास्ट है कैरेक्टर। हमने होल नंबर्स को स्टोर करने का तरीका बता दिया, हमने पॉइंट्स के फ्रैक्शनल हिस्से वाले नंबर्स को स्टोर करने का तरीका और उसका टाइप, किस डेटा टाइप में वो स्टोर होगा वेरिएबल में। अब थर्ड है हमारे पास कैरेक्टर, जो कि हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करे वेरिएबल, और उसको हम डिफाइन कर दें, डिक्लेयर कर दें एज अ कैरेक्टर वेरिएबल। जैसे मैं कहता हूँ चार, CHAR, चार, इसको चार कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है चार, CHAR। जब मैं चार लिख देता हूँ, चार स्पेस A, इसका मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल A लिया जिसका डेटा टाइप चार है, यानी कैरेक्टर है। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो कैरेक्टर ही होगी, और हमने पहले पढ़ लिया था कि कैरेक्टर हमेशा हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क में होता है, सिंगल कोटेशन मार्क। अब लोअर केस को भी ये स्टोर कर सकता है, अपर केस को भी कर सकता है, डिजिट को भी कर सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी कर सकता है, जैसे हमने पीछे पढ़े थे। लेकिन ये सारे हमारे पास किसके अंदर होने चाहिए? सिंगल कोटेशन मार्क, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही लेटर, एक ही डिजिट या एक ही स्पेशल कैरेक्टर को सेव स्टोर कर सकता है। जैसे हमारे पास C देखिए यहाँ पे, तो इसका सिंगल कोटेशन मार्क है +9 एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे क्या हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, C सिंगल +9 विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। ये सारे हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट हैं जिसको हम असाइन कर सकते हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल में। हमारे पास, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। इसके बाद ये हमारे पास तीनों टाइप्स थी, डेटा टाइप्स थी, जिसमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर था। इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे आगे पढ़ेंगे। हमारे पास आता है कांस्टेंट क्वालिफायर। कांस्टेंट क्वालिफायर में हमारे पास एंड पे आप देख रहे हैं इस हेडिंग में कॉन्स्ट लिखा है, CONST। ये CONST ये हमारे पास वो वर्ड है जो कि प्रोग्राम में यूज़ होता है एज अ कांस्टेंट क्वालिफायर। हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर का काम क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल के शुरू में लिख दें कॉन्स्ट, तो अब वो वेरिएबल नहीं रहता, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जब हम कॉन्स्ट को डिफाइन कर देता है एक वेरिएबल को, कि अब वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम, और वो जितनी भी उस वेरिएबल में कोई वैल्यू होती है वो सेम रहती है और वो चेंज नहीं हो सकती। ये कॉन्स्ट का काम है। अब वेरिएबल जब हम कॉन्स्ट के साथ डिफाइन कर देते हैं तो उसको उसी वक्त एक वैल्यू भी दे दी जाती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसको वैल्यू देते हैं, ताकि वो पता लग जाए कि अब ये वैल्यू 5 है तो ये 5 ही रहती है पूरे प्रोग्राम में, अब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको लिखने का तरीका क्या है? कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये हमारे पास तरीका है इसको लिखने का। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसे। कॉन्स्ट ये वही हमारे पास क्वालिफायर है, कांस्टेंट क्वालिफायर है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है CONST। कांस्टेंट नहीं लिखा जाता था बल्कि कॉन्स्ट लिखा जाता है। उसके बाद है डेटा टाइप, जैसे ऊपर सिंटेक्स में लिखा हुआ है डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या है इसका? इंटीजर। तो जी आगे जो वेरिएबल है नम, NUM नम, इसका जो टाइप होगा वो क्या है? इंट है। पीछे हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स होंगे, तो ये इंट होगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें होल नंबर्स ही आ सकते हैं, तो हम लिख देंगे 12। ये वो कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। अगर हम कांस्ट फ्लोट लिखते नम इज इक्वल टू तो 12.5 लिख सकते हैं। कांस्ट इंट नम इज इक्वल टू 12.5 ठीक नहीं। अब हमने कांस्ट क्वालिफायर यूज़ कर लिया, कांस्टेंट क्वालिफायर यूज़ कर लिया। अब आपको नज़र आ सकता है कि इसमें हमारे पास जो हमने एक वेरिएबल नम लिया है, ये पूरे प्रोग्राम में आगे इसकी वैल्यू 12 ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर हम ये कांस्ट ना लिखते तो
इंट नम इज इक्वल टू 12 तो फिर वो आगे वैल्यू नम चेंज कर सकता है, लेकिन अभी चूंकि कॉन्स्ट क्वालिफायर यूज़ कर लिया इसलिए वो आगे वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर का काम होता है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इसको कैसे हम लिखते हैं। ये डिसाइड करता है कंपाइलर कि कितनी बाइट्स इसकी रखी जाए, और वो किसके बेस पर, डिक्लेरेशन के बेस पर, कि आप जिस तरह डिक्लेयर करते हैं उसे, जिस डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को, वो उतनी ही मेमोरी में लोकेशन को सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाते हैं इंट a, c, हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, इंट a, c, यानी एक वेरिएबल है डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम a है, दूसरा वेरिएबल है c, इन दोनों का जो डेटा टाइप होगी वो इंटीजर होगा, यानी a और c दोनों में डेटा डाला जा सकेगा इंटीजर। इसी तरह फ्लोट की हमने दो कर दी s, d, इसी तरह कैरेक्टर की कर दी ch, z, यानी 4z, हमारे पास 4z का मतलब हो गया कि कैरेक्टर वेरिएबल z। अब इस ऊपर वाले एग्जांपल में a और c को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, s और d को टाइप फ्लोट और z को टाइप 4 हमने डिक्लेयर कर दिया। ये हमारे पास इसकी जो डिक्लेरेशन है कि आप कैसे इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी हमारे पास a और c में वैल्यू आ सकती हैं इंटीजर, s d में आ सकती हैं फ्लोट, और 4 जो z है उसमें कैरेक्टर आ सकता है। इसके बाद आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है पहली बार इनिशियलाइज करना। आप किसी वेरिएबल को पहली वैल्यू जो शुरू में देते हैं वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जब आप डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू दे देते हैं वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। जैसे मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 56, यानी मैंने एक वेरिएबल, पीछे हमने क्या लिखा था इंट a, c, सिर्फ डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, a इज इक्वल टू 3 भी कर दिया और c इज इक्वल टू 56, इसकी पहली वैल्यू भी असाइन कर दी। अब हमने इसमें कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ तो a और c आगे वैल्यू चेंज कर सकता है जब हमें ज़रूरत पड़े, हम करना चाहें तो। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इनिशियलाइजेशन के, a को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 3 और c को 56। यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।